ठीक है सर, अभिषेक सर से मैं अगर यूपीएससी के तीनों स्टेज की बात करूँ, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में आपको चैलेंजिंग कौन सा समझ में आता है? देखिए, सबसे चैलेंजिंग जो है, अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूं तो प्रीलिम्स है, राइट। लेकिन अगर रियलिटी में देखूं तो चैलेंजिंग मेंस है। इंटरव्यू तो बैरियर मैं नहीं मानता। अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो मेंस अगर उतना अपने आप को घिसने के बाद इंटरव्यू में आप अच्छा स्कोर कर ही ले जाएंगे। तो भले हो सकता है एक अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन मेंस में एक अच्छा स्कोर क्रिएट करना वही सबसे बड़ा चैलेंज है, और वही बात मैटर भी करती है, वही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डाटा को भी नहीं झुठला सकते, तो डाटा को ध्यान में रखते हुए जो आपने बोला कि प्रीलिम्स चैलेंजिंग हो रहा है, वजह? देखिए, प्रीलिम्स चैलेंजिंग है। पहली बात तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जामिनेशन में लेट से 5 लाख लोग जो है अगर प्रीलिम्स देने आ रहे हैं और उसमें से 1000 का सिलेक्शन होने वाला है, तो एनीवे स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 0.1% के आसपास स्ट्राइक रेट आ रहा है। तो जो अपने आप में बता रहे हैं कि एग्जाम बहुत सीरियस है, बहुत टफ है और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जान लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रीलिम्स को आप देख रहे हो तो प्रीलिम्स में लगभग 10,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, विच इज लाइक 2% ऑफ द डेटा। अब इस 2% में आना, अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो जो है उसके लिए जो फाइट है, उसके लिए जो चैलेंज है वो डिफरेंट है। वहां पे कहीं ना कहीं गलती है स्ट्रैटेजी की या फिर सीरियसनेस की, कि बच्चा जो है वो शायद नहीं समझ पाया कि जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी के लिए, जो तैयारी के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल हो रही है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी सही है। वो बात जो है मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सही स्ट्रैटेजी का होना और सीरियस होना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इसी बात को थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं। जैसे 30 क्वेश्चन आ रहे होते हैं एग्जाम हॉल में, उसके बाद आगे के जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 उसमें आ रहे हैं, 2 में कंफ्यूजन है। जो टॉपर भी बहुत सारे, जब मैं इंटरव्यूज रिव्यूज करता हूँ तो बोलते हैं कि 35 के बाद थोड़े हाथ रुकने लगते हैं, हमें थोड़ा गैस लेना पड़ता है। वहां पे आपका कंटेंट गैप, ठीक है, या फिर नॉलेज गैप होता है, तो ही आपको दिक्कत होता है। आप एक बेस्ट गेस कैसे किया जा सकता है 30 क्वेश्चन के बाद प्रीलिम्स में, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि कैसे। बिल्कुल सही सवाल पूछा विकास जी आपने। तो देखिए, कोई भी कितना जो है, मतलब मैक्सिमम एवरेज जो लोग सेलेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही नंबर है कि 30 से 35 के आसपास आप जो है श्योर शॉट कह सकते हैं कि ये सवाल मेरा सही है। हाँ। लेकिन उसके बाद जो होता है ना, गेम एक्चुअली वहां से शुरू होता है। वो राउंड 1 है जिसमें आपने 30-35 सवाल कर दिए हैं, जिसमें शायद 25 सही हो जाएंगे, 28 सही हो जाएंगे। वहां से खेल शुरू होता है कि उसके आगे जो आप 30-35 सवाल करने वाले हैं, जो आपको सही में सेलेक्ट कराएंगे, वो आप कैसे करोगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको पता है सिविल सर्विस डे आने वाला है। उसके मौके पे आपको पीडब्ल्यू यूपीपीएससी और बीपीएससी वाला की तरफ से शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। इनमें आपको 89% यूपीपीएससी वाले के बैच पे और 79% बीपीएससी वाला के बैच पे आपको ऑफर दिए जा रहे हैं। जैसे इनके यूपीपीएससी वाला का 2025 और 26 के लिए जो फाउंडेशन बैच है जनरली 10,000 का होता है, लेकिन इस टाइम पे 4,499 में प्रोवाइड हो रहा है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड होता है। वहीं प्रीलिम्स की बात करें यूपीपीएससी वाले 2025 के लिए, तो आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच और ऊर्जा बैच, ये 1499 में दोनों प्रोवाइड हो रहे हैं अलग। अब देख लो, इसके साथ साथ बीपीएससी वाला का जो बैच है 71st का फाउंडेशन बैच, वो भी 10,000 से इस समय गिर के 4,499 मिल रहा है, और इनके प्रीलिम्स के जो बैच है वो 1499 मिल रहे हैं। इनके ऊपर भी अगेन आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करना। साथ ही बीपीएससी का जो मेंस के बैच है और इंटीग्रेटेड बैच है, इनके प्राइस पॉइंट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और करंट अफेयर की बात करें अगर एक साल की 71st प्री और मेंस के लिए, तो 899 में प्रोवाइड होता है। तो सारे बैचेस का लिंक मैंने नीचे दिया है, वहां से जाके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करना है, तो आप जल्दी से जल्दी इन ऑफर का यूज कर सकते हैं, वरना ये सारे प्राइस पॉइंट बढ़ जाते हैं आगे चल के। तो जो अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छी कोचिंग की तलाश में, तो इस समय उसके लिए काफी शानदार टाइम है। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें जो है दिक्कत कहाँ पे है कि एक तो जो 30-35 है वो डिपेंड करता है कि आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है और कितनी वाइड है। लेकिन जो उसके अगला 30-35 है, जो आप कह रहे हो कि हाँ गेस करना पड़ेगा, मैं कहूंगा उसे लॉजिकली गेस करना पड़ेगा कि लॉजिकली सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसमें 2-3 चीजों का खेल है। पहली बात कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके आसपास की अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जो कोर नॉलेज थी वो हो गया, लेकिन हिस्ट्री का सेंस आप में है कि नहीं। हिस्ट्री का एक ऐसा सवाल जो आपको नॉर्मली श्योर शॉट रेंज में नहीं आ रहा है, लेकिन बाय द सेंस ऑफ हिस्ट्री क्या आप ये बता सकते हैं कि ऑप्शन सही है कि नहीं है, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। तो वहां पे बहुत मैटर करता है कि आपका सेंस ऑफ सब्जेक्ट कितना डेवलप हुआ है, आपने कितनी चीजें देखी हुई हैं, कितनी चीजें आपकी आंखों के सामने से गुजरी हुई हैं। कई बार सर ऐसा होता था विकास जी कि जो है क्वेश्चन अगर मैंने कोई आंसर पढ़ा, 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन मैंने पढ़ा, तो जो 3 मैंने नहीं सुना है वो उसका जवाब नहीं है।
आप इतना पढ़ के जाओ कि हाँ पता नहीं जवाब क्या है, लेकिन जो नाम मैंने नहीं सुना उसका जवाब नहीं हो सकता क्योंकि मैंने नहीं सुना हुआ है, क्योंकि इतनी मैंने पूरी किताब पढ़ी हुई है, कई बार पढ़ी हुई है, तो मुझे एग्जैक्टली भले ना पता हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं हाइंडसाइड में पता है कि जो मैं पढ़ के आया हूँ उसके हिसाब से यही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, मैं इस पर्सन को जानता हूँ। तो वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं सेंस पे डिपेंड करती है कि हाँ इन दी एंड आपका ज्योग्राफी का सेंस अच्छा है, आपका हिस्ट्री का सेंस अच्छा है, एनवायरनमेंट में आपने सारी चीजें खोली हुई हैं, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो एक गेम वो है कि जो आपने रिटेन किया उससे आपने 30-35 सवाल टिक किए। उसके बाद का गेम है कि रिटेन भले ना हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं हाइंडसाइट में है। उसके बाद एक और एलिमेंट है कि हाँ आप जो है ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 2 ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 50% चांसेस है कि हाँ ये सही है। तो अगर 50% चांस है तो भाई आंख बंद करके मारना पड़े तब भी मारना चाहिए। ठीक है, आपने बोला कि वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही आपकी आंखों से बहुत सारे वो चैप्टर सब्जेक्ट आप पढ़े होने चाहिए, तब आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दीजिए। लोग कहते हैं कि किसी भी सोर्स को, अपने सोर्स को कम करो। आपके हिसाब से जो भी आपने बोला कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसको देखना पड़ेगा। पॉलिटी का अगर कोई क्वेश्चन है, जब तक आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए नहीं होगे तब तक उसको आप टिक नहीं कर पाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि पॉलिटी के लिए 4-5 बुक पढ़नी पड़ेगी? नहीं, पॉलिटी की जो है देखिए, जब आप पूरी बुक पढ़ते हैं ना तो आप ऐसा नहीं होता कि 100% बुक रिटेन कर लेते हैं। आप जो है जो रिटेन करते हैं वो पार्ट शायद 50-60% के आसपास होता है, और बाकी चीजें जो 30-40% है वो दिमाग में कहीं रहती है कि हाँ मैंने ये सुना है, मैंने ये पढ़ा हुआ है। तो वो जो 60% 70% जो आपने रिटेन कर लिया, वो आपको पहले 30-35 नंबर देके गए, पहले 30-35 सवाल देके गए, और जो आपने देखा हुआ है, कई बार रिवाइज किया हुआ है, सुना सुना लग रहा है, उससे बाकी भी हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पे आप 10 किताबें करेंगे ना, तो वो जो 60% आपने रिटेन किया था ना, वो शायद 20% पे आ जाएगा। वो आप पहले 35 में ही स्ट्रगल करने लगेंगे, उसी में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। करंट का भी रोल रहता है। करंट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट कर एग्जैक्टली। क्या आपने सुना है, करंट में कहीं देखा हुआ है, वो आपको हेल्प कर रहा है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि उनको लगता है कि थ्योरी पढ़ के ही गेम हो जाएगा, थ्योरी पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाएगा। इन दी एंड ये सारी थ्योरी, ये सारा रिवीजन, ये सारे कोर्सेज, इट इज ऑल अबाउट कि आप प्रीलिम्स में स्कोर करें, और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यू लगाना, लोग कहते हैं कि हमने सर पीवाईक्यू लगाए हूं, पीवाईक्यू कोई प्रैक्टिस नहीं है भाई। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अब जो है जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो पीवाईक्यूज बेस्ड पढ़ाऊंगा। वो जितना भी यूपीएससी पूछ रहा है वो सारी थीम्स को कवर करते हुए पढ़ाऊंगा कि हाँ जो जो यूपीएससी पूछ सकता है मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, राइट। अब जब मैं पीवाईक्यू बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ, पीवाईक्यू के पूरा करिकुलम ही पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड है, तो पीवाईक्यू तो सॉल्व हो ही जाएगा। कोई भी अच्छा टीचर जो होगा उसका कोर्स करने के बाद आप पीवाईक्यू तो सॉल्व कर ही देंगे। तो वो पीवाईक्यू लगा के कॉन्फिडेंस फील करना, ये मिथ है, वो कहीं आपको लेके नहीं जा रहा। जब तक आप एक्चुअली एमसीक्यूज लगा के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो जो अपनी मसल है एमसीक्यू वाली, उसको आप जो है बिल्ड नहीं कर रहे हैं, जब तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ क्या ऑप्शन सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप बहुत सवाल लगाते हैं ना, तो कभी कभी आप एग्जामिनर का दिमाग पकड़ने लगते हैं कि हाँ इसने ये स्टेटमेंट लिखा होगा तो क्यों लिखा होगा, अगर ये स्टेटमेंट ऊपर वाले से मैच कर रहा है तो इन दोनों में से कोई एक सही होने वाला है, दूसरा गलत होने वाला है। ये सब चीजें जो है खुलने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर कह रहे हैं। अगर आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो तो कैसी लग रही वीडियो कमेंट करके बताना। अगर कोई क्वेश्चन छूटेगा मुझसे वो भी कमेंट कर देना, ताकि जब मैं अगले किसी टीचर, टॉपर या कैंडिडेट से बात करूं तो आपको वो क्वेश्चन मैं पिच कर पाऊँ। तो लाइक कर देना, साथ ही सर से कुछ अगर क्वेश्चन वैसा होगा तो आप कमेंट कर देना। देखिए प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैंने कहा कि जो है पहला स्टेप हमारा जो है ना, कई बार हम पहला स्टेप ही गलत रख देते हैं। पहला स्टेप ये है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ पढ़ाई करते हैं, ऐसी कोई सेपरेट पढ़ाई प्रीलिम्स की नहीं होती। तो जब बच्चा प्रीलिम्स के लिए ढूंढने लगता है ना कि अब पहले मैं प्रीलिम्स पढ़ लूंगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तो वो शुरुआत ही गलत हो जाती है। इट इज मोर लाइक कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एग्जामिनर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो उनके लिए एक मेन सिलेबस है जिसमें वो बच्चे को टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम लेना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भी पढ़ के आए हो, सुने हो कि नहीं सुने हो, तो वो उसी पे बेस्ड होगा। वो कहीं ना कहीं इंडिकेटिव है उसी पेपर का। अब वो सेपरेट नहीं है कि हाँ उसकी कुछ अलग तैयारी चल रही है, उसका कोई अलग जो है सब्जेक्ट सिलेबस है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। अगर आप ठीक से मेंस पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीजें प्रीलिम्स की उसी से कनेक्टेड है, इनफैक्ट सबसेट है, राइट। वो जो 7 पेपर हैं वो सबसेट है आपके मेंस एग्जामिनेशन के। तो अगर आप थोरो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एनालिटिकल अंडरस्टैंड, और अब आप देखोगे कि प्रीलिम्स में ऐसा नहीं कि खाली फैक्चुअल सवाल आता है, प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल सॉल्व भी आता है, एनालिटिकल सॉल्व भी आता है। कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो कई बार भले फैक्ट ना भी पता हो तो सवाल सॉल्व हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात आप शुरुआत से ही करें और आप प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो है, जैसा कि एक हमने ऑलरेडी बात करी कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरू से जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट लगाइए, डेडिकेटेड जो है जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो लगाइए, एंड इन दी एंड वो लास्ट के 100 दिन, प्रीलिम्स के पहले लास्ट के 100 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, उसमें जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा 100 मॉक लगाना चाहिए या 100 मॉक लगाइए तभी होगा, ऐसा मैं कोई नंबर नहीं पुट करना चाहूंगा, लेकिन हाँ तब भी जो भी मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो 30 है, 40 है, 50 है, जो भी है, कम से कम आप जो है उतनी प्रैक्टिस करिए, जरूर करिए।